आपने कभी सड़क पे पड़ा 10-20 रुपए का नोट जेब में रखा है? समोसा तो जरूर खाया होगा। और अगर आपने ऐसा किया है ना, तो आपने एक ऐसा क्राइम करा है जिसमें आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। ये लॉ सुनने में आपको अब्सर्ड लग सकता है, मगर ये अकेला ऐसा लॉ नहीं है। भारत में ऐसे इतने सारे लॉज हैं जो आज के टाइम पर वियर्ड और आउटडेटेड फील होते हैं। इन्हें या तो हटाने या एटलीस्ट अपडेट करने की तो बहुत जरूरत है। और ऐसे आउटडेटेड लॉज को हटाने की बात मैंने अकेले नहीं, पीएम मोदी ने भी 2014 में अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस की थी। और जब ये गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हम एक नया लॉ पास करते हैं तो ऐसे 10 आउटडेटेड लॉज हमें हटाने चाहिए। इन्होंने अपने यूनियन सेक्रेटरीज से भी कहा है कि अपने अपने डिपार्टमेंट से एटलीस्ट 10 लॉज ऐसे निकाल के दो जो बिल्कुल आउटडेटेड हैं, वियर्ड हैं, अब्सर्ड हैं और हटाने चाहिए। तो मैंने कहा भाई गणतंत्र दिवस के दिन आपके साथ ऐसे ही 7 लॉज डिस्कस कर लिए जाएं, जिसमें से कुछ तो काफी सीरियस हैं, जिन्हें हटाने की या एटलीस्ट अपडेट करने की तो 100% रिक्वायरमेंट फील होती है। सबसे पहले हल्के फुल्के लॉ से शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्ट इज एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। अभी मकर संक्रांति गई 10 दिन पहले। आप में से जाने कितने लोगों ने पतंग उड़ाई थी, लेकिन परमिट लिया था क्या? क्योंकि भाई इस एक्ट के हिसाब से अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट फ्लाइंग का परमिट लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे भाई पतंग में कौन सा एयरक्राफ्ट? इस लॉ के हिसाब से एयरक्राफ्ट का मतलब है any machine that can derive support in the atmosphere from the reaction of the air that includes balloon, airships, kite, glider and flying machine। तो अगर आपको मकर संक्रांति में लीगली काइट उड़ानी है तो आपको काइट फ्लाइंग लाइसेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम सिविल एविएशन अथॉरिटी। और ये लॉ बना कैसे था वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिशर्स ने इस लॉ को फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बनाया था। दरअसल 1928 में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो लोगों ने विरोध के तौर पर पतंगों पर साइमन गो बैक लिख के उड़ाना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया हम ऐसा करते हैं, पतंग उड़ाना ही इलीगल कर दो, परमिट देने लगो। तो जब ये पतंग उड़ा नहीं पाएंगे तो विरोध कैसे करेंगे? ग्लास वाला मांझा बैन करना समझ में आता है, लेकिन ये आउटडेटेड सा लॉ आज भी एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब इस लॉ में कोई परमिट वर्मिट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पनिशमेंट की। देखो ये जब लॉ बनाया गया था तो इसमें कैप्टिव और डोमेस्टिक इन दोनों ही एनिमल्स को अब्यूज, टॉर्चर और क्रुएलिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस लॉ को बड़े अच्छे से फ्रेम किया गया है। इसमें क्रुएलिटी, अब्यूज और टॉर्चर की बड़ी करेक्ट और एक्यूरेट डेफिनेशंस भी दी गई हैं ताकि कोई भी एस्केप ना बच जाए। लेकिन इस लॉ के पनिशमेंट और फाइन्स को मॉडर्न टाइम में इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करा गया। फाइन्स इतनी ज्यादा कम है कि आपको सुन के हंसी आ जाएगी। पहले ऑफेंस में आपको 10 रुपए से 50 रुपए तक का फाइन लगता है और दूसरे ऑफेंस में 25 रुपए से 100 रुपए तक का, विद ओनली 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इफ नीडेड। अगर आप सिमिलर लॉ देखें तो ह्यूमंस के केस में ऐसे लॉ में 10 साल तक की जेल होती है। 1890s का एक कॉलोनियल एरा वाला लॉ था जिसके जरिए 1960s में इस लॉ को बनाया गया, लेकिन पनिशमेंट को अपडेट नहीं किया गया। अगर पुराने लॉज को अमेंड ना करो तो पता है क्या प्रॉब्लम होती है? 1879 का एक लॉ है एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। इसमें अगर आप किसी एलिफेंट को गोली मार दो तो बस 500 रुपए का फाइन है। इसीलिए तो 1982 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके बाद से उसे 9 बार अमेंड किया जा चुका है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। वैसे ही इस एनिमल क्रुएल्टी एक्ट को भी अपडेट करने की जरूरत है। समय के साथ, इन्फ्लेशन के साथ इसकी पनिशमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। अब आते हैं थर्ड लॉ पर जो एग्जिस्ट नहीं करता है, यही प्रॉब्लम है। समझाता हूं कैसे। देखो अगर आप शादी करते हो तो उस बात को लीगली बाइंड तब किया जाएगा जब आप उसे जाके रजिस्टर करो। इसीलिए हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन सबके लिए अलग अलग मैरिज एक्ट बनाए गए हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1972, ऐसे ही अलग अलग रिलीजन के अलग अलग डिफरेंट लॉज हैं। अब आप सोचो अगर 2 अलग अलग रिलीजन वाले शादी कर लें तो उसके लिए भी है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। मगर इन सब में एक रिलेशनशिप मिसिंग है जो कि लीगली वैलिड है, लेकिन आप शादी की तरह रजिस्टर नहीं कर सकते। यह है सेम सेक्स मैरिज। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 को अब्रोगेट करके सेम सेक्स रिलेशनशिप को तो लीगल बता दिया, लेकिन अगर ये लोग शादी करना चाहें तो उसको रजिस्टर करने के लिए अभी कोई कानून नहीं है। कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो इसके लिए लगातार कोर्ट्स में फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस कानून के नॉन एग्जिस्टेंस होने से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि मैरिज के लीगल होने से बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं, जैसे इनहेरिटेंस का राइट, अडॉप्शन का राइट, लीगल रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन और इनफैक्ट इंश्योरेंस फॉर्म पर भी आप अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी ही लीगल तौर पे ना एक्सेप्ट की जा रही हो तो फिर आपको ये सारे राइट्स कैसे मिलेंगे?
अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि जो अलग अलग रिलीजियस लॉज बने हैं उनको हटा के एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाए जिसके अंदर सेम सेक्स रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट किया जाए। दूसरा तरीका हो सकता है कि जैसे इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए आज एक स्पेशल मैरिज एक्ट बना है, वैसे ही एक स्पेशल मैरिज एक्ट सेम सेक्स रिलेशनशिप के लिए भी बनवा दिया जाए। चौथा एक्ट है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1855। देखो, ब्रिटिशर्स के टाइम पर ना जब टेलीग्राफ चला करते थे तो वो ये चाहते थे कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ही कंट्रोल करें और हम ही रेगुलेट करें, ताकि कोई भी अगर फ्रीडम फाइटर मूवमेंट हो रही है जहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकें, बिकॉज कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल अ नेशन। अब समय के साथ टेक्नोलॉजी बदलती चली गई और कुछ कुछ इस लॉ में भी अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे इंडियन वायरलेस एक्ट ऑफ 1933 आ गया जिसके जरिए टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विसेज गवर्न होने लगी। लेकिन आज के टाइम जो इंटरनेट शटडाउन्स होते हैं वो हमारी सरकार इसी लॉ के जरिए करती है, और भारत को तो इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। 550 शटडाउन्स हुए हैं पिछले 9 सालों में, जिसके जरिए 2.8 बिलियन डॉलर्स का डेंट हमारी इकोनॉमी पे आया है। एक चीज और जो इस लॉ के जरिए होती है वो है कि सरकारों को फोन टैप करने की परमिशन मिली हुई है। अब फोन टैपिंग से बहुत सारे क्रिमिनल केसेस भी सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भाई आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट टू फ्रीडम देता है, पर्सनल लिबर्टी देता है, उसके अगेंस्ट ये लॉ जाता है, और इसीलिए इस लॉ में अब अमेंडमेंट की जरूरत है। क्योंकि भाई अब यहां पर कोई ब्रिटिशर्स तो है नहीं, हम कोई फ्रीडम फाइटर मूवमेंट थोड़ी लड़ रहे हैं, अपनी चुनी हुई सरकार है। तो इस लॉ को उस तरह से अमेंडमेंट किया जाना चाहिए जिससे कि भाई बाकी चीजें भी चलती रहे और लोगों की पर्सनल लिबर्टी भी प्रोटेक्टेड रहे। पांचवा एक्ट है सरायज एक्ट ऑफ 1867। सराय का सिंपल मतलब होता है होटल वगैरह जहां पे लोग जाके रुकते हैं। अब ये लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि होटल की कंडीशंस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेगुलेट करना है, उसको हम देख सकें। इस एक्ट के सेक्शन 7(2) के अंदर दो बातें लिखी हुई हैं। एक बात ये कि ड्रिंकिंग वाटर होटल्स को देना कंपलसरी है टू ऑल द ह्यूमंस, इवन एनिमल्स, चाहे वो उस होटल में रुक भी ना रहे। और ये लॉ ये भी कंपलसरी बनाता है कि होटल का टॉयलेट कोई भी इंसान जाके यूज कर सकता है और होटल इसमें बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता। दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी हुए जहां पर इस लॉ को मिसयूज करके होटल्स को हरास भी किया गया है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल आजकल सेपरेट पब्लिक टॉयलेट बनवाने लगे हैं अपने होटल में, ताकि कोई भी जाके उनके गेस्ट को कोई इनकन्वीनियंस ना पहुंचाने लगे। और इस लॉ के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम जो कई सारे एक्सपर्ट पॉइंट आउट करते हैं कि भैया पानी देना, टॉयलेट बनवाना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर होटल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसको आप पब्लिक में इस तरह से यूज करने के लिए कैसे मैंडेट कर सकते हो? तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेस पब्लिक प्रॉपर्टी की जो पूरी डिबेट छिड़ती है उसके जरिए इस लॉ को लेकर लोग अमेंडमेंट करने की बात बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। 6th लॉ सबसे ज्यादा अब्सर्ड है। इसका नाम है इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट ऑफ 1878। इस लॉ के अंदर तो अगर ये सही में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मुझे लगता है सारे के सारे लोग ही जेल चले जाएंगे, क्योंकि सड़क पे पड़ा हुआ अगर आपने 10 रुपए का नोट भी उठा के जेब में डाल लिया है ना, तो उसके जरिए आपने एक क्राइम कमिट कर दिया है। 1 साल तक की आपको जेल हो सकती है। ये लॉ ये मैंडेट करता है कि आपको सड़क पे कोई भी पैसा या कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई मिलती है तो आप उसे यूज नहीं कर सकते। आपको कलेक्टर को जाके बताना पड़ता है। कलेक्टर को डेट, टाइम, प्लेस, क्या मिला, कहां मिला, ये सब कुछ जाके नोट करवाना पड़ता है और फिर वो कलेक्टर डिसाइड करेगा कि उस चीज का क्या किया जाए। ये लॉ आपको सुनने में हंसी वाला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे जो ब्रिटिशर्स का इंटेंशन था वो काफी खतरनाक था। भारत के अंदर जितने भी किंग्स और उनके किंगडम्स थे, उनका जितना ट्रेजर था, इस लॉ के जरिए उसकी लूट लीगलाइज हो गई और उसी के जरिए ब्रिटिशर्स ने ये सारा का सारा ट्रेजर लेके भारत से बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया। क्योंकि इस लॉ ने भारत से बाहर इस ट्रेजर को ले जाने में कोई रोक नहीं लगाई और इसी के जरिए ब्रिटिशर्स ने भारत में खुली लूट मचाई थी। 7वां और आखिरी लॉ बहुत ज्यादा क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस भी है। यह है सेडिशन एक्ट ऑफ 1860। ये इतना सीरियस है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको दोबारा से पढ़ना शुरू करा है और सरकार को रोक लगा दी है कि अभी जब तक इस पर रिवीजन चल रहा है कोई भी नया सेडिशन किसी के ऊपर भी चार्ज ना फाइल किया जाए। दरअसल 1857 के जस्ट 3 साल बाद ये एक्ट ब्रिटिशर्स सिर्फ इसीलिए लाए थे ताकि उस टाइम के जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट है उनको सप्रेस किया जा सके। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि अगर ये लॉ लगा के हमने सारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाल दिया तो बाकी लोग इससे डर जाएंगे और फिर कोई और फ्रीडम फाइटर नहीं क्रिएट होगा। अब ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन सेडिशन लॉ यहीं रह गया। अब ये लॉ बहुत सीरियस है, कोई देशद्रोही है तो उस पर बिल्कुल लगना चाहिए, इसीलिए इसे पूरी तरह से हटाने की बात कोई नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस लॉ को पढ़ के उसमें रिवीजन ही सजेस्ट करेगी, ऐसा माना जाता है और इसीलिए इस लॉ में रिवीजन की बात चल रही है। तब तक के लिए
पॉज हो चुका है। तो ये थे वो 7 ऐसे लॉज जो मुझे लगता है वियर्ड है या आउटडेटेड है या एटलीस्ट अब इसमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ऐसा कोई लॉ पता है तो कमेंट में सबको बता दो, और नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो।